स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता पढ़ रहे हैं। प्रायिकता में टोटल 7 अंक के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन 1 अंक का और एक क्वेश्चन 6 अंक का। 6 अंक का क्वेश्चन इसमें अथवा में पूछा जाता है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमने लिखा है, एक व्यक्ति के बारे में यह ज्ञात है कि वह 4 में से 3 बार सत्य बोलता है। वह एक पासे को उछालता है और बतलाता है कि उस पर आने वाली संख्या 6 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। आपको ये देखना है कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। तो सबसे पहले कुछ घटनाएं मान लीजिए। माना घटना E1, माना घटना E1। घटना E1 क्या माना हूं? पासे पर अंक 6 आना। एक पासा आपने उछाला, उस पासे पर अंक 6 आने को मैं क्या मान रहा हूं? घटना E1। फिर घटना E2, पासे पर अंक 6 नहीं आना। पासे पर अंक 6 नहीं आना, इसको मैंने मान लिया घटना E2। तथा अब मैं मान रहा हूं घटना A। अब घटना A किसे मानेंगे? जो दी जाएगी। क्या बात दी गई है? इन्होंने कहा कि आपने जो ही पासा उछाला, पासा उछालते वक्त व्यक्ति बतलाता है कि उस पर आने वाली संख्या क्या है? 6 है। तो इसको मानेंगे घटना A। व्यक्ति द्वारा यह बतलाने की घटना, यह बतलाने की घटना कि पासे पर आने वाला, पासे पर आने वाला अंक कितना है? 6 है। व्यक्ति द्वारा यह बतलाने की घटना कि पासे पर आने वाला अंक 6 है, इसको हमने क्या मान लिया? घटना A मान लिया है। अब हम क्या करेंगे? देखेंगे किस चीज का मान हमें यहां पर इन्होंने पूछा है। तो देखिएगा, सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ, इन्होंने कहा ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। कि उसने व्यक्ति ने पासा उछाला और पासे पर अंक 6 आ गया, इस बात की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो पासे पर अंक 6 आने को हमने क्या माना है? E1 घटना माना है। तो E1 की प्रायिकता पूछी है, जबकि हमें A इन्होंने दिया है, E1 बटा A की प्रोबेबिलिटी पूछना चाहते हैं। तो फॉर्मूला हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2। ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसको नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 1। अब 1 बाई 1 अपन क्या करेंगे? ये सारे डाटाज यहां पर निकालेंगे। तो देखते हैं आगे डाटाज। देखिएगा, एक पासे को उछालने पर, एक पासे को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि S का मान होता है 1 2 3 4 5 6। ये एक पासे को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि होता है। अब यहां अपन एक तो निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। अब प्रोबेबिलिटी E1 क्या चीज है? एक पासे को उछालने पर अंक 6 का प्राप्त होना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक पासे को उछालने पर, एक पासे को उछालने पर अंक 6 आना, एक पासे को उछालने पर अंक 6 आना। तो प्रायिकता देखो, अंक 6 आने की कंडीशन 1 है, टोटल कंडीशन कितनी है? 6। तो प्रायिकता कितनी हुई? 1/6। अब निकालते हैं PE2, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक पासे को उछालने पर अंक 6 नहीं आना, अंक 6 नहीं आना। तो ये प्रायिकता कितनी हो जाएगी? अंक 6 नहीं की कंडीशन है 5, तो ये प्रायिकता हुई 5/6। प्रायिकता कितनी हो गई? 5/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन इवन। ए अपॉन इवन का मतलब हुआ, इवन तो हमें पता है, इसमें इवन पता मतलब पासे पर अंक कौन सा आ गया, 6 आ गया। ए का मतलब व्यक्ति द्वारा यह बतलाने की घटना कि पासे पर आने वाला अंक 6 है। व्यक्ति ने यह बतलाया था कि पासे पर कौन सा अंक आएगा, 6, और वास्तव में पासे पर अंक आ भी कौन सा गया, 6। इसका मतलब व्यक्ति क्या बोल गया, सच बोल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्यक्ति का सत्य बोलना, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्यक्ति का सत्य बोलना। और ये हमें पता है व्यक्ति 4 में से 3 बार क्या बोलता है, सत्य बोलता है। तो टोटल कंडीशन 4 हुई और अनुकूल स्थिति कितनी होगी, 3। तो प्रायिकता कितनी हुई, 3/4। अगली कंडीशन है टी ए अपॉन E2। टी ए अपॉन E2 का मतलब है, E2 तो हमें पता है, E2 पता मतलब ये बात तो पता है कि पासे पर अंक 6 नहीं आया है। अब पासे पर अंक 6 नहीं आया है, ए का मतलब व्यक्ति ने यह बतलाया कि पासे पर आने वाली संख्या कितनी है, 6 है। मतलब व्यक्ति क्या हो गया, झूठ बोल गया, व्यक्ति ने सच नहीं बोला। यानी व्यक्ति ने पासा उछालते वक्त बोला कि इस पे 6 आएगा, जबकि वास्तव में पासे पर 6 नहीं आया है। तो इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ व्यक्ति का सत्य नहीं बोलना, व्यक्ति का सत्य नहीं बोलना। तो ये प्रायिकता हो गई 1 - 3/4 इक्वल्स टू 1/4। ये जितने भी मान आपने निकाले हैं वो आपको समीकरण 1 में रखने पड़ेंगे। तो रख दीजिए समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 क्या थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बटा ए का मान हमें ज्ञात करना था। फिर फॉर्मूला था P(E1) PA अपॉन E1 बटा P(E1) PA अपॉन E1 प्लस P(E2) PA अपॉन E2। यह आपका फॉर्मूला था। तो इस फॉर्मूले में मान रख दीजिए। अब P(E1) की वैल्यू आपने कितनी निकाली, 1/6। P(E1) की वैल्यू कितनी निकाली, 1/6 गुणा PA अपॉन E1 की वैल्यू आपने निकाली 3/4 बट्टा इसकी वैल्यू 1/6, इसकी वैल्यू 3/4 प्लस P(E2) की वैल्यू आपने निकाली 5/6 और PA अपॉन E2 की वैल्यू कितनी है, 1/4। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो देखिए यदि सीधा लघुत्तम ले लेते हो इनका गुणा, तो ये ज्यादा जल्दी से हल हो जाता है। तो ऊपर में सीधा ले रहा हूं तो ऊपर बना 3/24, 3/24 है। 24 लघुत्तम ले लिया तो 24 तो आपका लघुत्तम आ गया। यहां से तो बचेगा 3 और प्लस यहां से बचेगा कितना, 5। 24 से कैंसिल हो गया। आंसर कितना बच गया इसका, 3/8। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 3/8। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम थैले में 3 लाल और 4 काली गेंदें हैं, जबकि द्वितीय थैले में 4 लाल और 5 काली गेंदें हैं। एक गेंद प्रथम थैले से द्वितीय थैले में स्थानांतरित की जाती है और तब एक गेंद द्वितीय थैले से निकाली जाती है। निकाली गई गेंद लाल रंग की है, तो क्या प्रायिकता है कि स्थानांतरित गेंद काली है। तो आपको ये बताना है कि निकाली गई गेंद यदि द्वितीय थैले से जो गेंद निकाल रहे हैं वो लाल रंग की है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि जो गेंद आपने पहले थैले से दूसरे थैले में डाली है वो काले रंग की है। तो देखिए पहले थैले में 2 ही रंग की गेंद है, लाल रंग की गेंद और काले रंग की गेंद है। तो पहले से दूसरे में एक गेंद डालनी है, तो 2 घटनाएं डिवाइड हो गई, या तो वो गेंद आप काली डालोगे या फिर वो गेंद आप लाल डालोगे। तो सबसे पहले घटनाएं मान लेते हैं। माना घटना E1, स्थानांतरित गेंद, स्थानांतरित गेंद काले रंग की है, काले रंग की है। आपने पहले थैले से दूसरे थैले में जो गेंद डाली है कौन से रंग की है, काले रंग की है। घटना E2, स्थानांतरित गेंद, स्थानांतरित गेंद लाल रंग की है, लाल रंग की है।
आपने पहले थैले से दूसरे थैले में जो गेंद डाली है वो कौन से रंग की डाली है? लाल रंग की गेंद डाली है। तथा घटना ए, घटना ए, अब घटना ए किसे मान रहे हैं? इन्होंने कहा एक गेंद प्रथम थैले से दूसरे थैले में डाली जाती है और तब एक गेंद निकाली जाती है कौन से थैले से? द्वितीय थैले से। और वो गेंद कैसी है? लाल रंग की है। यानी द्वितीय थैले से निकाली गई गेंद कैसी है? लाल रंग की है। तो घटना ए क्या है? द्वितीय थैले से, द्वितीय थैले से लाल रंग की गेंद निकलना, लाल रंग की गेंद निकलना, द्वितीय थैले से लाल रंग की गेंद का निकलना। अब देखिए इन्होंने क्या पूछा है, क्या प्रायिकता है कि स्थानांतरित गेंद काली है? काले रंग की होने की प्रायिकता इन्होंने पूछी है। तो सबसे पहले तो 1 बाय 1 सारे मान निकाल लीजिए। यहां एक बात तो निकाल रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन का मतलब है स्थानांतरित गेंद काले रंग की है, इस बात की प्रायिकता निकालनी है। यानी पहले थैले से काले रंग की गेंद निकलने की प्रायिकता निकालनी है। तो थैले फर्स्ट से, थैले फर्स्ट से काले रंग की गेंद निकलना, काले रंग की गेंद निकलना, थैले फर्स्ट से काले रंग की गेंद निकलना इक्वल्स टू, अब देखिए थैला जो फर्स्ट है उसमें 3 और 4 टोटल 7 गेंदें हैं। 7 गेंदों में काले रंग की गेंद कितनी है? 4। तो प्रायिकता कितनी हुई? 4/7। PE2, PE2 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ थैले फर्स्ट से लाल रंग की गेंद का निकलना, लाल रंग की गेंद निकलना, थैले फर्स्ट से लाल रंग की गेंद निकलना बराबर। अब थैला फर्स्ट है उसमें गेंद लाल रंग की है कितनी? 3। तो प्रायिकता कितनी हुई? 3/7। तो इसकी प्रायिकता होगी 3/7। अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 निकालते हैं। तो E1 मतलब ये तो पता है कि हमने जो गेंदें पहले थैले से दूसरे में डाली है वो कौन सी रंग की डाली है? काले रंग की। ए मतलब द्वितीय थैले से लाल रंग की गेंद निकलने की प्रायिकता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द्वितीय थैले से, द्वितीय थैले से लाल गेंद का निकलना, लाल गेंद का निकलना, जबकि थैले फर्स्ट से थैले सेकंड में स्थानांतरित गेंद काले रंग की है, काले रंग की है इक्वल्स टू, देखिए दूसरे थैले से लाल रंग की गेंद निकलने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, जबकि पहले थैले से एक काले रंग की गेंद अपन दूसरे थैले में डाल चुके हैं। तो देखिए दूसरे थैले में 4 तो लाल गेंद है और 5 क्या है? काली गेंदें हैं। तो 5 और 4 9 गेंदें हैं, एक काली और मिला दी तो टोटल इसमें 10 गेंदें हो गई। कितनी गेंदें हो गई? 10 गेंदें। इन 10 गेंदों में हमें लाल गेंद निकालनी है, तो लाल गेंद तो कितनी है? 4 ही है। तो प्रायिकता कितनी हुई? 4/10 से। अब निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी A/E2 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ, सेम लाइन लिखूंगा, द्वितीय थैले से लाल रंग की गेंद का निकलना, जबकि थैले फर्स्ट से थैले सेकंड में स्थानांतरित गेंद, इस बार कौन सी गेंद स्थानांतरित करी है? लाल रंग की गेंद स्थानांतरित की है। तो द्वितीय थैले से, द्वितीय थैले से लाल रंग की गेंद निकलना या लाल गेंद का निकलना, लाल गेंद का निकलना, जबकि थैले फर्स्ट से थैले सेकंड में स्थानांतरित
गेंद लाल रंग की है, लाल रंग की है। देखिएगा टोटल गेंदें तो 10 हो गई, एक गेंद मिला दी है, 9 गेंद है अपने पास है, 4 लाल और 5 काली, उनमें एक लाल रंग की गेंद मिला दी है, तो टोटल गेंदें तो कितनी हो गई, 10 गेंदें हो गई। अब लाल रंग की गेंद कितनी हो गई, एक लाल मिलाई है तो 4 + 1 कितनी हो गई, 5, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो गई, 5/10। अब देखिए हमें किसका मान निकालना है। इन्होंने कहा क्या प्रायिकता है कि स्थानांतरित गेंद काली है। स्थानांतरित गेंद काली को आपने कौन सी घटना मानी है, E1, जबकि ए आपको दिया गया है, तो आपको प्रायिकता निकालनी है E1/A की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है PE1 PA/E1 बट्टा PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2। जो भी मान आपने निकाले हैं वो सारे इसमें रख दीजिए। तो रख देता हूं मैं, PE1 का मान आपने निकाला है 4/7, P1 का मान कितना निकाला है 4/7, फिर PA/E1 का मान आपने निकाला है 4/10, कितना निकाला है 4/10, तो यहां पर तो ये कहीं आएगा 4/7 गुणा 4/10 प्लस PE2 का मान आपने निकाला है 3/7 और गुणा PA/E2 का मान आपने निकाला है 5/10, कितना निकाला है 5/10। अब आप इसे सरल कर लीजिए, तो देखिए ऊपर बन गया 16/70 और नीचे बनेगा 16/70 प्लस 15/70, तो बराबर 70 लघुत्तम लेके काट दीजिए, ये बन गया 16 प्लस 15 कितना हो गया 31, तो इसका आंसर कितना आ गया 16/31। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका, 3 सिक्के दिए गए हैं, आपको कितने सिक्के दिए गए हैं 3 सिक्के, तो सबसे पहले तो 3 घटनाएं बन जाएगी। माना घटना E1, अब 3 सिक्के दिए गए हैं, उनमें से एक सिक्का तो दोनों ओर चित वाला है, एक सिक्के के दोनों ओर क्या है चित है, दूसरा सिक्का जो है उसमें चित 75% बार प्रकट हो रहा है, यानी उसको आप उछालते हो तो 75% बार क्या आता है चित आता है। और तीसरा सिक्का अनभिन्नत है, तीसरा सिक्का अपना जो साधारण सिक्का होता है 50% हेड और 50% टेल वाला, वो आपका तीसरा सिक्का है। एक सिक्के को यादृच्छिक चुना गया, एक सिक्के को चुनना है, तो हो सकता है वो पहला सिक्का चुना जाए, हो सकता है दूसरा सिक्का चुना जाए, हो सकता है तीसरा सिक्का चुना जाए। तो घटनाएं 3 डिवाइड करेंगे। घटना E1, सिक्के फर्स्ट का चयन, सिक्के फर्स्ट का चयन। घटना E2, सिक्के सेकंड का चयन, सेकंड का चयन। और घटना E3, सिक्के थर्ड का चयन, सिक्के थर्ड का चयन। तो आपने 3 सिक्कों का चयन कर लिया है। अब क्या कहा है इन्होंने, इन्होंने कहा है और उसे उछाला गया यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो, यह बात आपको पता है, तो इसको मान लेंगे घटना ए, तथा घटना ए सिक्के पर चित्त प्रकट होना, चित्त प्रकट होना, सिक्के पर चित्त प्रकट होने को आपने क्या मान लिया, घटना ए मान लिया है। अब इन्होंने पूछा है इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह दोनों चित्त वाला सिक्का है,
तो पहला सिक्का आपने जो चुना है वो तो आपका कौन सा सिक्का है जिसके दोनों ओर चित हैं, तो इसको आप यूं भी लिख सकते हैं और बढ़ाना चाहें तो थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, सिक्के फर्स्ट का चयन है जिसके दोनों ओर चित है, ऐसा भी लिख सकते हो, जिसके दोनों ओर चित हैं। दूसरा आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिक्का सेकंड का चयन है जिसमें चिते 75% बार प्रकट होता है, इसको आपने क्या लिख दिया, दूसरा सिक्का लिख दिया। सिक्के थर्ड का चयन है, सिक्का जो थर्ड है वो कैसा सिक्का है, सिक्के थर्ड का चयन है जो अनभिन्नत है, अनभिन्नत है, अनभिन्नत मतलब साधारण सिक्का है अपना। ये आपने 3 घटनाएं मान ली, 7वें घटना ए मान ली है। अब आप 1 बाय 1 इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, तो यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन निकालें। प्रोबेबिलिटी इवन क्या है, सिक्के फर्स्ट का चयन। 3 सिक्के आपके पास पड़े हैं, उनको चुनना चाहते हैं तो तीनों की 1/3 1/3 1/3 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो P_E1 बराबर P_E2 बराबर P_E3 बराबर 1/3। इन तीनों की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/3 के बराबर हो जाएगी। उसके बाद में निकालते हैं PA/E1, क्या निकालते हैं, PA/E1। अब PA/E1 क्या है, E1 तो आपको पता है, E1 पता मतलब ये बात तो आपको पता है कि सिक्का पहला आपने चुना है जिसके दोनों ओर चित हैं। फिर A मतलब क्या है, सिक्के पर चित प्रकट होना, तो जिसके दोनों ओर चित हैं उसको उछाला आपने तो 100% उस पर क्या प्रकट होगा, चित ही प्रकट होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले सिक्के को उछालने पर, पहले सिक्के को उछालने पर, पहले सिक्के को उछालने पर चित प्रकट होना, चित प्रकट होना, पहले सिक्के को उछालने पर चित प्रकट होना। तो आप ये अच्छे से जानते हो, पहला सिक्का उछालोगे तो उसमें तो 100% ही क्या होगा, आपका चित ही प्रकट होगा। तो इसको क्या लिख दिया, इसकी प्रायिकता कितनी हो गई, 1 हो गई। पहला सिक्का है उसके दोनों ओर क्या है, चित है, तो उसकी प्रायिकता कितनी हो गई, 1। अगला देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। E2 मतलब ये तो पता है कि आपने दूसरे सिक्के का चयन किया है, आपने सिक्का उछालने के लिए कौन से सिक्के का चयन किया है, दूसरे सिक्के का चयन। A मतलब सिक्के पर चित प्रकट होना चाहिए, यानी दूसरा सिक्का आपने उछाला तो उस पर चित प्रकट होने की प्रायिकता याद करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दूसरे सिक्के के उछाल में, दूसरे सिक्के के उछाल में चित प्रकट होना, चित प्रकट होना। तो ये आप जानते हैं दूसरा जो सिक्का है वो कैसा सिक्का है, जिसमें चित 75% बार प्रकट होता है। तो इसकी प्रायिकता होगी 75/100, यानी कितनी हो गई, 3/4। तथा अगला है प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3। इसका मतलब है तीसरे सिक्के को उछालने पर चित प्रकट होना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ तीसरे सिक्के को, तीसरे सिक्के को उछालने पर चित प्रकट होना, चित प्रकट होना। यह आप जानते हैं तीसरा सिक्का अपना साधारण सिक्का है, उसमें चित 50% बार प्रकट होता है। तो प्रायिकता कितनी हो गई, 1/2। अब देखिए इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A। ये पूछना चाहते हैं कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह सिक्का दोनों ओर चित वाला सिक्का है। तो दोनों ओर चित को हमने कौन सी घटना मानी है, E1। तो E1/A की प्रायिकता पूछना चाहते हैं। फॉर्मूला बना P_E1 PA/E1 बटा P_E1 P
ए अपॉन E1 प्लस PE2 PA अपॉन E2 प्लस PE3 PA अपॉन E3। अब जो भी मान आपने निकाले हैं वो सारे इसमें ट्रांसफर कर दीजिए। देखिए इसका मान है 1/3 और PA अपॉन E1 का मान है 1 डिवाइडेड बाई ये है आपका 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू PA अपॉन E2 का मान है 3/4 प्लस 1/3 इंटू अगला मान है 1/2। अब इसे सरल करेंगे तो ये बनेगा आपका 1/3 डिवाइडेड बाई ये बना 1/3 प्लस ये 3 कैंसिल हो गया 1/4 प्लस 1/6 इक्वल्स टू 1/3 डिवाइडेड बाई इसका लघुत्तम ले लो। लघुत्तम कितना आ गया इसका 12 है तो ये बन गया 4 प्लस 3 प्लस 2। ये इससे काटोगे तो कितना आ गया 4 तो 4 तो ऊपर चला गया और ये बन गया 4 और 3 7 7 और 2 9 तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 4/9। आंसर कितना हुआ इसका 4/9। तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका 52 पत्तों की एक भली भांति फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता खो जाता है। शेष पत्तों से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी है उसमें से एक पत्ता खो गया। अब खोने वाला पत्ता तो कोई भी हो सकता है, वो ईंट का भी हो सकता है, चीड़ी का भी हो सकता है, उकम का भी हो सकता है और पान का भी हो सकता है। कोई भी एक पत्ता खो गया है। अब इन्होंने कहा शेष पत्तों में से, अब शेष कितने बचे 51 पत्ते बच गए। ताश की गड्डी में टोटल 52 पत्ते होते हैं उनमें से एक पत्ता खो गया तो शेष हमारे पास कितने पत्ते बचे 51 पत्ते। जो ईंट के शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। इन 51 पत्तों में से 2 पत्ते निकालने पर ये पत्ते कैसे प्राप्त हुए ईंट के पत्ते प्राप्त हुए। तो खो गए पत्ते के ईंट का पत्ता होने की क्या प्रायिकता है ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो घटना डिवाइड कर लीजिए। तो माना घटना E1 लिखेंगे खोया गया पत्ता किसका है ईंट का है। ये तो हमने E1 घटना मान ली है। अब हम मानेंगे घटना E2। घटना E2 है खोया गया पत्ता ईंट का नहीं है। इसको हमने मान लिया घटना E2। अब मानेंगे तथा घटना A जो दी जाती है क्या दिया गया है शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकालने पर ईंट के पत्ते प्राप्त होना। तो घटना A क्या मानेंगे शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकालने पर ईंट के पत्ते प्राप्त होना। इसको मान लेंगे घटना A। अब इन्होंने क्या पूछा है वो मान अपने निकालेंगे। इन्होंने पूछा है खो गए पत्ते के ईंट का पत्ता होने की क्या प्रायिकता है। तो ये E1 बटा A की प्रायिकता पूछना चाहता है। तो 4 मान हमें यहां निकालने पड़ेंगे। 1/1 वो चारों मान हमें निकाल लेते हैं। पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। प्रोबेबिलिटी E1 का मतलब है खोया गया पत्ता ईंट का है। प्रोबेबिलिटी ऑफ खोया गया पत्ता ईंट का है इस बात की प्रायिकता आपको निकालनी है। तो आप अच्छे से जानते हैं ताश की गड्डी में टोटल पत्ते कितने हैं 52। ईंट का पत्ता खो जाए तो ईंट के पत्ते की अनुकूल स्थिति कितनी हुई 13 पत्ते क्या होते हैं ईंट के। इन 13 में से एक भी पत्ता खो गया तो हम कहेंगे कि ईंट का पत्ता खो गया। तो 13/52 प्रायिकता कितनी हुई 1/4। फिर PE2 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ खोया गया पत्ता ईंट का नहीं है। तो 2 बातें होती हैं या तो 1 में से घटा दो इसको या फिर आप जानते हो
39 पत्ते ऐसे हैं जो ईंट के नहीं है, तो 39 डिवाइडेड बाई 52 कर दो, या फिर सीधा सीधा 1 माइनस 1/4 इक्वल टू 3/4। यदि ईंट का पत्ता खोने की प्रायिकता 1/4 है तो 1 में से घटा दोगे तो ईंट का पत्ता नहीं खोने की प्रायिकता आ जाएगी। इसका मान कितना हुआ? 3/4। इसके बाद में निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 क्या है? E1 तो पता है, ये बात तो पता चल चुकी है कि एक ईंट का पत्ता खो गया है। नीचे वाली घटना हमेशा पता रहती है, तो E1 तो हमें पता है कि खोया गया पत्ता क्या है? ईंट का। ए का मतलब शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकालने हैं, वो किसके होने चाहिए? ईंट के होने चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकालने पर ईंट के पत्तों का प्राप्त होना, ईंट के पत्तों का प्राप्त होना, जबकि खोया गया पत्ता किसका है? ईंट का है। इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या हुआ? पी ए अपॉन E1 का मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकालने पर ईंट के पत्तों का प्राप्त होना, जबकि खोया गया पत्ता किसका है? ईंट का है। यह बात हमें पता चल चुकी है कि खोया गया पत्ता किसका है? ईंट का है। तो देखिए टोटल पत्ते तो अपने पास कितने बच रहे हैं? 51। तो टोटल कंडीशन तो 51 में से हमें कितने पत्ते निकालने हैं? 2 पत्ते। तो 51C2 लिखेंगे। टोटल कंडीशन तो लिखेंगे 51C2। अब एक ईंट का पत्ता खो गया, पत्ते भी ईंट के ही निकालने हैं, तो ईंट के पत्ते तो 12 ही बच रहे हैं, तो 12 में से कितने पत्ते निकालने पड़ेंगे? 2। तो कितने हैं? 12C2। अब इसको हल कर लीजिए, ये बनेगा 12 गुणा 11 बटा 2 गुणा 1, 51 गुणा 50 बटा 2 गुणा 1। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये बन गया 12 गुणा 11 बटा 51 गुणा 50। 3 के बारे से काट दीजिए, 17 थी 51 और 4 थी 12। ये 2 बन गया और ये क्या बन गया? 25 बन गया। तो 11 दूनी 22 बन गया, और 17 को 25 से गुणा करते हो तो ये बन जाएगा 425। कितना बन जाएगा? 425। तो पी ए अपॉन E1 का आंसर कितना आया? 22 बटा 425। अब देखिए, अब निकालते हैं पी ए अपॉन E2। तो पी ए अपॉन E2 का मतलब है शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकालने पर ईंट के पत्तों का प्राप्त होना, जबकि खोया गया पत्ता ईंट का नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकालने पर ईंट के पत्तों का प्राप्त होना, जबकि खोया गया पत्ता ईंट का नहीं है, ईंट का नहीं है। शेष पत्ते हैं, उसमें से 2 पत्ते निकालने हैं, वो पत्ते ईंट के होने चाहिए, लेकिन ये बात पता है आपको कि जो खोया गया पत्ता है वो किसका नहीं है? ईंट का नहीं है। खोया गया पत्ता आपका ईंट का यहां पर नहीं है। तो कुल कंडीशन तो आपको पता है, एक पत्ता खो गया तो 52 पत्तों में से कितने पत्ते बचे? 51 पत्ते ही बचे। अब उनमें से आपने 2 पत्ते निकाले तो टोटल कंडीशन तो हो गई 51C2। अब आपको जो 2 पत्ते निकालने हैं वो दोनों पत्ते ईंट के प्राप्त होने चाहिए। अब ईंट के प्राप्त होने चाहिए, ये आपको पता है कि जो एक पत्ता खोया है वो ईंट का नहीं खोया है। इसका मतलब ईंट के पत्ते तो अपने पास कितने हैं? 13 ही पत्ते हैं। तो 13 में हमें क्या निकालने हैं? 2 पत्ते खींचने हैं। तो प्रायिकता कितनी हुई? 13C2 बटा 51C2। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये बना 13 गुणा 12 बटा 2 गुणा 1 बटा 51 गुणा 50 बटा 2 गुणा 1। 2 गुणा 1 से 2 गुणा 1 कैंसिल हो जाएगा।
अब ये बन गया 13 गुणा 12 बट्टा 51 गुणा 50। 3 के 12 से काट दीजिए, 4 3 12, 17 3 51, और ये 2 बन गया, और ये कितना बन गया 25। 13 दूनी 26, 26 बटा 25 और 17 को अभी गुणा किया, कितना बना 425। तो ये सारे डाटाज हमने यहां पर निकाल लिए हैं। अब देखिए अपन फॉर्मूला लिखते हैं, क्या हमें निकालना है। क्वेश्चन में इन्होंने लिखा क्या प्रायिकता है कि खोया गया पत्ता ईंट का है, यानी ईंट का पत्ता खोने की प्रायिकता इन्होंने पूछी है। तो उसको हमने क्या माना है, E1 घटना, जबकि ए हमें दिया गया है। तो हमें ये निकालना है P(E1) बटा ए। फॉर्मूला क्या कहता है, P(E1) PA/E1 बटा P(E1) PA/E1 प्लस P(E2) PA/E2। यह आपका यहां पर एक फॉर्मूला है, रख दीजिए मान है। बताइए P(E1) का मान कितना निकाला था, 1/4 गुणा PA/E1 का मान कितना 22/425। अब ये फिर से इसका मान तो 1/4 गुणा ये 22/425 प्लस P(E2) का मान हमने कितना निकाला 3/4, और ये बना आपका PA/E2 कितना बना 26/425। 26/425। देखिएगा आगे, अब इसको सरल करते हैं। तो ऊपर तो बन गया 22/4 गुणा 425, 4 गुणा 425 दोनों में लघुत्तम ले लीजिए, तो लघुत्तम ले लिया 4 गुणा 425। ऊपर तो बन गया 22 और ये बन गया 26 गुणा 3 78 बन गया आपका। ये तो आपस में कैंसिल हो गए, ये बन गया 22/78 और 22 कितने हो गए 100। तो आपका आंसर आ गया 11/50। आंसर कितना हो गया 11/50। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक सिक्के को इस प्रकार अभिनत किया गया है कि सिक्के पर चित आने की संभावना पट आने की अपेक्षा 3 गुना है। यदि सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो पटों की संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। सिक्के को कितनी बार उछाल रहे हैं 2 बार। तो सबसे पहले तो इन्होंने कहा सिक्का कोई साधारण सिक्का नहीं है, उसको अभिनत कर दिया गया है। अभिनत का मतलब होता है उसको इस प्रकार से बदल दिया कि चित आने की संभावना पट आने की अपेक्षा क्या रहेगी, दुगनी रहेगी। तो ये बात आपको यहां पर ही दे दी है। तो दिया गया है हेड का और टेल का जो रेशियो होगा वो कितना होगा 3:1 होगा। तो अतः प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड का मान तो कितना हो जाएगा 3/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल का मान कितना हो जाएगा 1/4। हेड की प्रोबेबिलिटी 3/4 हो जाएगी और टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/4। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर प्रतिदर्शी समष्टि एस का मान कितना हो जाएगा हेड टेल टेल। आप जानते हैं एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो या तो दोनों ही बार हेड आएगा, या पहली बार हेड दूसरी बार टेल आएगा, या पहली बार टेल दूसरी बार हेड आएगा, या फिर दोनों ही बार क्या आएगा टेल आएगा। तो ये 4 प्रकार में से कोई भी स्थिति संभव हो सकती है एक सिक्के को 2 बार उछालने पर। अब माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यादृच्छिक चर अक्स डिफाइन करते हैं कि अक्स का मान कितना होगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना यादृच्छिक चर कैपिटल एक्स, यादृच्छिक चर कैपिटल एक्स पटों की संख्या को निरूपित करता है। किसको निरूपित करता है पटों की संख्या को निरूपित करता है। अतः अक्ष के
संभव मान। अब देखेंगे x के संभव मान कौन कौन से हैं। तो आप सोच के बताइए, मान लीजिए दोनों बार पटा जाए तो x का मान 2 काम करेगा, दोनों में से एक बार पटाया तो x का मान 1 काम करेगा, और कोई भी बार पट नहीं आया तो x का मान 0 काम करेगा। तो x के संभव मान कौन कौन से हैं? 0, 1 या 2 हो सकते हैं। इनमें से कोई से भी x के मान हो सकते हैं। अब इन सब की क्या निकालेंगे? प्रायिकताएं निकालेंगे। तो यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0। x बराबर 0 का मतलब है आपने एक सिक्के को 2 बार उछाला और दोनों बार में से कोई सी भी बार आपके पास हेड नहीं आया, सॉरी टेल नहीं आया, पट नहीं आया। पटों की संख्या कितनी है? 0। एक भी बार आपके पास पटे नहीं आया, इसका मतलब दोनों बारी क्या है? चिताए, हेड आए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हुआ? हेड, हेड। ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। ये आप अच्छे से जानते हैं। पहली बार आपने सिक्के को उछाला, उसके बाद में आपने दूसरी बार सिक्के को उछाला, दोनों बार सिक्के को उछालना परस्पर स्वतंत्र घटना होती है। दूसरी बार सिक्का उछालना पहली बार पर डिपेंड नहीं करता है। जब घटनाएं स्वतंत्र होती है तो दोनों को अलग अलग गुणा करके लिखा जा सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड का मान कितना है? 3/4। तो 3/4 इंटू 3/4 ये हो गया 9 डिवाइडेड बाई 16। मान कितना आया? 9 डिवाइडेड बाई 16। तो ये तो आपका हुआ px बराबर 0 का मान है। अब देखते हैं px बराबर 1 की वैल्यू। px बराबर 1 का मतलब है आपने एक सिक्के को 2 बार उछाला और दोनों बार में से एक बार क्या है आपके पास पट आया या टेल आया। एक बार टेल आया मतलब एक बार टेल आया तो एक बार हेड भी आया है। तो या तो ये कंडीशन हुई या फिर ये कंडीशन हुई। ठीक है, ये कंडीशन होने के बाद इसको लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड। ये बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। प्रोबेबिलिटी हेड की वैल्यू कितनी है? 3/4। तो ये बना 3/4 इंटू 1/4 प्लस 1/4 इंटू 3/4 इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 16। 3 प्लस 3 कितना हुआ? 6 डिवाइडेड बाई 16। ये बन गया 6 डिवाइडेड बाई 16। तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 2। x बराबर 2 का मतलब है दोनों बारी आपके पास टेल आया है, दोनों बारी आपके पास पटे आए हैं। तो p tt लिख दिया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ t इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ t 1/4 इंटू 1/4 इक्वल्स टू 1/16। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 2 की वैल्यू आ गई है। अब देखिए, अब लिखते हैं इसका प्रायिकता बंटन। तो आता है प्रायिकता बंटन। प्रायिकता बंटन में पहले तो x की वैल्यूज लिखेंगे यहां पर तो लिखेंगे यादृच्छिक चर x, और यहां इसके संगत क्या लिखेंगे? प्रायिकता लिखेंगे px से। अब x की वैल्यूज तो 0 है, 1 है और 2 है। x बराबर 0 पर प्रायिकता कितनी है? 9/16। 9/16 और 1 पर कितनी है? 6/16 और 2 पर कितनी है? 1/16। यदि आपको लगे कि क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है तो आप इनको ऐड करके देख लेना, ये मान कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो 9 प्लस 6 प्लस 1 को मैं ऐड करूं तो ये 16 हुआ। 16 डिवाइडेड बाई 16 कितना हुआ? 1 हो गया। तो ये तो क्या आ गया इसका प्रायिकता बंटन। अब देखिए, अब हमें इसका निकालना है माध्य। तो सीन से माध्य इक्वल्स टू, माध्य का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ xi इंटू पी। तो देखिए यहां पर ये xi के मान है, ये pi के मान है, तो इनको आपस में गुणा करके जोड़ना है। तो 0 गुणा होगा 9/16 से, 1 गुणा हुआ 6/16 से, प्लस 2 गुणा होगा 1/16 से। तो ये तो 0 बन गया, प्लस 6/16 बन गया, प्लस 2/16। तो 8/16 यानी मान कितना हुआ? 1/2। तो इसका माध्य कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा।
क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है दो पासों को एक साथ उछाला गया है, दो पासे आपने उछाले हैं, यदि अक्स अंक 6 प्राप्त करने की संख्याओं को व्यक्त करता है, यानी दोनों पर कितने छाए, जैसे मैक्सिमम 2 छा सकते हैं, दो पासे आपने उछाले, हो सकता है दोनों पर छा जाए, हो सकता है दोनों में से एक पर छा जाए, हो सकता है किसी पर भी 6 नहीं आए। तो अंक 6 आने 6 की सॉरी अक्स से अंक 6 प्राप्त करने की संख्याओं को व्यक्त करता है। अंक 6 आए, उनकी जो काउंटिंग करेंगे, उनकी जो संख्या होगी, उससे किसको रिप्रेजेंट करेंगे, अक्स को। तो अक्स का प्रसरण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो एक पासे को उछालने पर, एक पासे को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्शी समष्टि S बराबर कितना होगा, 1 2 3 4 5 6। एक पासा आपने उछाला तो प्रतिदर्श समष्टि का मान होगा 1 2 3 4 5 6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ अंक 6 आने की प्रायिकता निकाल रहा हूं और अंक 6 नहीं आने की प्रायिकता निकाल रहा हूं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अंक 6 आना, बताइए कितनी हुई प्रायिकता, 1/6, तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ अंक 6 नहीं आना। देखिए इसमें एक ही है अंक 6, तो अंक 6 आने की प्रायिकता 1/6 और अंक 6 नहीं आने में देखो 1 2 3 4 5, इनमें से कोई सा भी अंक आएगा तो हम कहेंगे अंक 6 नहीं आया। तो प्रायिकता कितनी हुई, 5/6। अब मान लेते हैं, माना अक्स क्या कर रहा है, अंक 6 प्राप्त करने की संख्या, तो हम मान लेते हैं अंक 6 आने की संख्याओं को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अक्स से। माना दो पासों के उछाल में, दो पासों के उछाल में अंक 6 प्राप्त होने की संख्या को यादृच्छिक चर कैपिटल अक्स द्वारा प्रदर्शित करते हैं। हमने मान लिया जो कैपिटल अक्स है वो पासे पर जो अंक 6 मिल रहे हैं उनकी संख्याओं को प्रदर्शित करता है। तो यहां अक्स के संभव मान, यहां अक्स के संभव मान लीजिए दो पासों को आपने उछाला, किसी पर भी अंक 6 नहीं आया तो अक्स का मान 0 काम करेगा। यदि एक पर छा गया 1 काम करेगा, दोनों पर छा गए तो अक्स का मान 2 काम करेगा। तो यहां अक्स के संभव मान 0 1 या 2 हो सकते हैं, हो सकते हैं। अब 1 बाय 1 इनके मान निकालेंगे। तो यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्स बराबर 0, पहले मान निकाल देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्स बराबर 0, अक्स बराबर 0 का अर्थ होता है 2 बार आपने पासों को उछाला, दोनों बार में से कोई सी भी बार अंक 6 नहीं आया। प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी बार अंक 6 नहीं आना, 2 बार उछाला, 2 बार में से एक भी बार क्या नहीं आया, अंक 6 नहीं आया। जब अंक 6 नहीं आता है तो प्रायिकता होती है 5/6, और दूसरी बार भी प्रायिकता कितनी होगी, अंक 6 नहीं आया तो प्रायिकता 5/6। पहली बार आपने एक पासा उछाला, अंक 6 नहीं आया, प्रायिकता कितनी, 5/6। दूसरी बार पासा उछाला, अंक 6 नहीं आया, कितनी प्रायिकता हुई, 5/6। ध्यान रहे इस बार पासे को, पहली बार दूसरी बार पासे को उछाल रहे हैं तो पासे को उछालना क्या है, स्वतंत्र घटना है, इसलिए अलग अलग गुणा के बराबर कर देंगे, अलग अलग लिखते हुए गुणा के बराबर कर देंगे। ये बना 25 डिवाइडेड बाई 36। तो पी एक्स बराबर 0 का मान कितना हुआ, 25/36। पी एक्स बराबर 1 का अर्थ हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक बार अंक 6 का आना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक बार अंक 6 आना। 2 बार
आपने उछाला उनमें से एक बार अंक 6 का आना। मान लीजिए पहली बार उछाला और अंक 6 आ गया तो प्रायिकता कितनी हुई 1/6, और दूसरी बार नहीं आया तो प्रायिकता कितनी हुई 5/6। या का मतलब जोड़। उल्टा भी हो सकता है, पहली बार अंक 6 नहीं आया और दूसरी बार क्या आ गया अंक 6 आ गया, तो 5/6 गुणा 1/6, तो ये बन गया 10/36। क्या बन गया 10/36। अब देखिए अगली बात क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 2 का मतलब है पासे को 2 बार उछाला, दोनों बारी क्या आ गया अंक 6 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों बार अंक 6 आना। अब पहली बार अंक 6 आया तो प्रायिकता 1/6, दूसरी बार अंक 6 आया तो भी प्रायिकता 1/6, टोटल मान कितना हुआ 1/36 मान हो गया। देखिए अब निकाल देते हैं प्रायिकता बंटन। तो चूंकि प्रायिकता बंटन में क्या करते हैं, ऊपर तो लिखते हैं अक्ष की वैल्यूज, यादृच्छिक चर अक्ष की वैल्यूज, नीचे इनकी क्या होती है प्रायिकता। तो अक्ष की वैल्यूज तो कौन कौन सी है 0, 1 और 2। कौन कौन सी है 0, 1 और 2। तो ये रखा 0, ये रखा 1 और ये रखा 2। बताइए 0 पर मान कितना हुआ 25/36 है, तो ये मान तो हुआ 25/36 है। 1 पर मान कितना हुआ 10/36 है, और 2 पर मान कितना हुआ 1/36 है। ये आपका प्रायिकता बंटन बन गया। क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है इसका प्रसरण, तो प्रसरण निकालने के लिए सबसे पहले तो क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। माध्य भी बोल सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ x भी बोल सकते हैं। फॉर्मूला कितना हुआ समेशन ऑफ xi इंटू टी। तो माध्य निकाले अपन इसका, तो माध्य बराबर होता है 0 गुणा 25/36 प्लस 1 गुणा 10/36 प्लस 2 गुणा 1/36। तो ये तो 0 बन गया, ये 10 और 2 कितने बने 12/36, यानी कितना बन गया 6 दूनी 12 और 6 6 सॉरी 12 3 36, 1/3, 1/3। तो यहां पर माध्य का मान कितना बन गया 1/3। अब निकालते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ये बना समेशन ऑफ xi स्क्वायर इंटू पीआई। फॉर्मूला क्या हुआ समेशन ऑफ xi स्क्वायर इंटू पीआई। तो इनके स्क्वायर करके इससे गुणा करते जाएंगे और बाद में इनको जोड़ते जाएंगे। तो ये बना 0 का स्क्वायर गुणा 25/36 प्लस 1 का स्क्वायर गुणा 10/36। और प्लस 2 का स्क्वायर गुणा 1/36, 2 का स्क्वायर गुणा 1/36। तो ये बन गया 0 प्लस 10/36 प्लस 4/36 इक्वल्स टू 14/36। आप इसमें 2 का भाग दे दीजिए, ये बनेगा 7/18। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आ गया 7/18। अब निकाल लेते हैं प्रसरण, और प्रसरण का सूत्र होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो ये बन गया 7/18 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, 7/18 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। तो देखिए कितना बना 7/18 तो लिख दिया है, माइनस का ये हो गया 1/9, माइनस का कितना हो गया 1/9। तो अब आप इसमें 18 लघुत्तम ले लीजिए, ये बना 7 माइनस 2 इक्वल्स टू 5/18। तो आपके क्वेश्चन का प्रश्न कितना आ जाएगा 5/18। क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है 3 सिक्कों को एक साथ उछाला गया है। 3 सिक्कों को आपने उछाला है,
फिर बोला है सिक्कों पर चितों की संख्या को यादृच्छिक चर अक्ष मानते हुए अक्ष का माध्य ज्ञात कीजिए। चितों की संख्या को क्या मानना है? यादृच्छिक चर अक्ष मानना है। तो सबसे पहले तो 3 सिक्के उछालते हैं तो इनकी कौन कौन सी कंडीशन होती है वो लिख लीजिए। तो सिंसे 3 सिक्कों को उछालने पर, 3 सिक्कों को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि एस बराबर, बताइए क्या लिखते हैं? या तो तीनों हेड आ सकते हैं या एक हेड आ गया 2 टेल आ सकते हैं। हेड की पोजीशन चेंज भी हो सकती है, टेल हेड टेल 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 हेड। 3 सिक्के को उछाला तो हेड पहली बार भी आ सकता है, हेड दूसरी बार भी आ सकता है, हेड तीसरी बार भी आ सकता है। हो सकता है 2 बार हेड आ जाए, 1 बार क्या आ जाए? टेल। ये टेल आपका तीसरी पोजीशन पर भी हो सकता है, दूसरी पर भी हो सकता है और ये पहली पोजीशन पर भी आपका हो सकता है। इसके बाद में हो सकता है तीनों बार ही क्या आ जाए? टेल आ जाए। तो देखिए टोटल अपनी 8 कंडीशन यहां पर बनती है। तो ये हमने एक सिक्के को 3 बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि लिख लिया है। इन्होंने कहा कि सिक्कों पर चितों की संख्या को यादृच्छिक चर मानना है, तो माना यादृच्छिक चर कैपिटल अक्ष से चितों की संख्या को, चितों की संख्या को दर्शाता है, को दर्शाता है। अतः अक्ष के संभव मान, बताइए अक्ष के कौन कौन से मान संभव हुए? हो सकता है 3 बार उछाला हो तो एक भी बार चिते नहीं आया हो, तो चितों की संख्या 0। हो सकता है 1 बार चित आ गया हो, संख्या कितनी हुई? 1। हो सकता है 2 बार चित आ गए हो, संख्या कितनी हुई? 2। और हो सकता है तीनों बारी क्या आ गए हो? हेड आ गए हो, संख्या कितनी हुई? 3। तो अक्ष के संभव मान 0, 1, 2 या 3 हो सकते हैं। ये अक्ष के मान यहां पर ही हो सकते हैं। अब 1 बाय 1 इनके मान निकालेंगे। तो चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्ष बराबर 0, अक्ष बराबर 0 का अर्थ होता है 3 बार आपने सिक्के को उछाला, तीनों में से एक भी बार आपके पास हेड नहीं आया। किसी भी बार हेड नहीं आना, एक भी बार का नहीं आना, हेड नहीं आना, या किसी भी बार हेड नहीं आना। हेड नहीं आना मतलब तीनों बारी क्या आए? टेल आए। टेल आए तो इसका मतलब प्रायिकता कितनी हुई? 1/8। एक कंडीशन बनी ऐसी, 1/8 इसकी प्रायिकता हो गई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्ष बराबर 1 का मतलब है 3 बार आपने उछाला, 3 बार में से एक बार क्या आया? हेड आया। तो एक बार हेड आना, एक बार हेड आना, तो बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक बार हेड आना, तो वो पहली बार हेड आ गया मान लीजिए, तो बाकी दोनों बार टेल आ गया। पहली बार यदि टेल आया, दूसरी बार हेड आ गया, तो तीसरी बार टेल आ गया, या टेल टेल हेड। तो 3 बार आपके सिक्के को उछालने पर एक बार हेड आना, तो वो हेड पहली पोजीशन भी आ सकता है, दूसरी पोजीशन पर भी आ सकता है, तीसरी पोजीशन पर भी आ सकता है। तो प्रायिकता कितनी हुई इसकी? 3/8। टोटल कंडीशन 8 है और अनुकूल स्थिति कितनी हुई? 3। तो प्रायिकता कितनी होगी? 3/8 है। अब निकाल देते हैं P अक्ष बराबर 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्ष बराबर 2 का क्या हुआ? अक्ष बराबर 2 का अर्थ हुआ कि 2 बार क्या आया आपके पास? हेड आया। तो 2 बार हेड आना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बार हेड आया, तो हो सकता है पहली दोनों बार आ गया हो, तीसरी बार क्या आ गया हो? टेल आ गया हो सकता है ये टेल सेकंड पोजीशन पर आ गया हो, या हो सकता है ये टेल थर्ड पोजीशन पर आ गया हो। इस प्रकार ये 3 कंडीशन यहां पर बनेगी। तो प्रायिकता कितनी होगी? 3/8 है। लास्ट इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्ष बराबर 3। इसका मतलब है तीनों बार क्या आ गया? हेड आ गया। तो तीनों बार हेड आना, तो
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैड 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 प्रायिकता कितनी हुई 1/8 है। सारे मान हमने निकाल लिए हैं। यहां हमें माध्य पूछा गया है, तो सबसे पहले तो हम प्रायिकता बंटन लिखेंगे, बाद में इसका माध्य निकालेंगे। अतः प्रायिकता बंटन, अतः प्रायिकता बंटन है। प्रायिकता बंटन में यहां पर तो लिख रहा हूं अक्ष और यहां पर लिख रहा हूं पी अक्ष। अक्ष के मान आपके पास कौन से हैं 0 1 2 3, तो ये लिखा आपने 0, फिर लिखा 1, फिर लिखा 2, फिर लिखा 3। अब इनकी प्रायिकता लिख दीजिए। ये हो गई 1/8, ये हो गई 3/8, ये हो गई 3/8 और ये कितनी हो गई 1/8। ये क्या हो गया प्रायिकता बंटन हो गया इनका। अब क्या निकालेंगे इसका माध्य। अब देखिए इसका माध्य निकालते हैं। माध्य होता है एक्सपेक्टेशन अक्ष से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ ए अक्साई इंटू पी आई, तो इक्वल्स टू 0 तो मल्टीपल होगा 1/8 से, प्लस 1 मल्टीपल होगा 3/8 से, प्लस 2 मल्टीपल होगा 3/8 से और प्लस 3 मल्टीपल होगा 1/8 से। इसको इससे मल्टीपल कर दिया, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, फिर इन सबको क्या कर दिया जोड़ दिया। ये फॉर्मूला होता है माध्य का। तो यहां पर देखिए ये तो कितना बन गया 0, ये 3/8 बना, ये 6/8 बना और प्लस फिर से ये 3/8 बना, तो 6 और ये 6 बन गए, 6 और 6 12, तो 12/8 आपका बन गया है। 4 के पारे से आप काटेंगे तो 4 3 12 और 4 दूनी 8। आंसर कितना बना 3/2। 3/2 इसका आंसर बन चुका है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका पीए का मान दिया है 6/11, पीबी का मान 5/11 और पीए यूनियन बी का मान 7/11 हो तो ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना चाहते हैं। तो देखिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला आपका पढ़ा हुआ है। 3 मान आपके पास है, यहां रख दीजिए, चौथी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो देखिए पी ए यूनियन बी का मान कितना है 7/11, पी ए का मान है 6/11, ये 5/11 माइनस इसका मान अभी ज्ञात करना है पी ए इंटरसेक्शन बी का मान। तो 7/11 बराबर ये 6 + 5 11/11 कितना हुआ 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां पर पी ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालना चाहें तो इसको तो इधर ले आइए और इसको उधर है, तो 1 - 7/11, तो 11 - 7 कितना हुआ 4, तो ये बन गया 4/11। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4/11। ये तो इसका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन था। अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी की वैल्यू बतानी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का सूत्र होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसकी वैल्यू तो हमने निकाल ली है 4/11 और पीबी की वैल्यू इन्होंने दी है 5/11, तो ये बना 5/11। 11 से 11 कैंसिल हुआ, आंसर कितना बन गया 4/5। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। थर्ड नंबर का है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। तो थर्ड नंबर में है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी अपॉन ए। ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इंटरसेक्शन बी का मान अभी भी निकाला है हमने कितना 4/11, तो ये मान तो हुआ 4/11 और पीए का मान कितना है 6/11, तो ये बन गया 6/11। 11 से 11 कैंसिल हुआ, 4/6 इक्वल्स टू 2/3, तो पी बी अपॉन ए का मान कितना आ गया 2/3। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। तो ये प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हुई, बाकी के क्वेश्चन आप खुद निकालिएगा।
थैंक यू, हैव ए नाइस डे।